गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आवेश वाहकों का उत्पादन तथा पुनर्योजन, यानी जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर। देखो, जनरेशन क्या होता है, आवेश वाहकों का उत्पादन कैसे करते हैं और पुनर्योजन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, नैज अर्धचालक क्या होता है, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, नैज अर्धचालक वो अर्धचालक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है साम्यावस्था में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, वो हमारे पास कौन सा अर्धचालक होता है, नैज अर्धचालक होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो अर्धचालक होता है ना, इस पर ताप डालते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम। ठीक है, अगर हम अर्धचालक पर ताप डालते हैं ना, तो उसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना, उनका क्या होता है, उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सहसंयोजी बंध क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और जब भी सहसंयोजी बंध टूटता है ना हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है मुक्त और एक क्या, होल बनता है हमारे पास। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास मुक्त होता है तो वो किस में चला जाता था, मैंने बताया था पहले, चालन बैंड में चला जाता है। संयोजी बैंड से जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाता है ना, तो हम कहते हैं कि किसका उत्पादन हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल का, क्योंकि सहसंयोजी बंध टूटा। क्या टूटा? सहसंयोजी बंध टूटा। जब भी सहसंयोजी बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक होल बनता है। और संयोजी बैंड में तो क्या होता था, याद करो, संयोजी बैंड होता है एक तो हमारे पास, और एक क्या होता है हमारे पास, चालन बैंड होता है। एक तो संयोजी बैंड होता है और एक क्या होता है, चालन बैंड होता है। तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, चालन बैंड में, और संयोजी बैंड में हमारे पास क्या बनता है, होल बनता है। तो इस तरीके से उत्पादन होता है जब सहसंयोजी बंध टूटते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्या, उत्पादन। एक होता है हमारे पास पुनर्योजन। पुनर्योजन क्या होता है कि जब हमारे पास ये जो चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है ना, वापस किस में आ जाए, संयोजी बैंड में आ जाए और होल के साथ क्या करे, क्रिया कर ले, और वापस से क्या बना दे हमारे पास, सहसंयोजी बंध। तो यह प्रक्रिया जो होती है ना, वो क्या कहलाती है हमारे पास, पुनर्योजन की कहलाती है। और इसमें ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग हम प्रकाश के लिए भी करते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो पुनर्योजन का मतलब क्या होता है और उत्पादन का मतलब क्या होता है, ये बात आप क्लियर कर लेना। कैसे समझाएंगे हम कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्पादन हो गया। और उसके बाद चालन बैंड से संयोजी बैंड में दोबारा इलेक्ट्रॉन आ जाए और होल से मिल जाए, वापस से संयोजी बन जाए, बंध बन जाए, तो फिर हम कह देते हैं कि वो क्या हो गया हमारे पास, पुनर्योजन हो गया। ठीक है, रिकम्बाइन हो गए दोबारा, वही से संयोजी बंध बन गया। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, देखो मैं सिंपल डेफिनेशन में लिखता हूँ क्या, कि नैज अर्धचालक में साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन व होल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन व होल समान संख्या में होते हैं। ये तो मैंने खूब बताया, जितने सहसंयोजी बंध टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं, समान संख्या में होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब क्या होगा हमारे पास कि इस पर हम क्या डालते हैं, जैसे प्रकाश डालते रहते हैं, तो इसमें से संयोजी बंध टूटते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में जाते रहते हैं, चालन बैंड में, ऊर्जा देते रहते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, देखो अर्धचालक में
अर्धचालक में तापीय प्रक्षोभन यानी ताप दे दें हम इसे, ठीक है, क्या दे दें हम इसे, ताप दे दें, के कारण क्या होगा, अर्धचालक में सहसंयोजी बंध टूटेंगे। ताप देने के कारण ऊर्जा मिलेगी तो क्या टूटेंगे, सहसंयोजी बंध टूटेंगे, और सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन व होल क्या होते रहते हैं, उत्पादित होते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन व होल हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। तथा उसी समय उसी क्षण, यहां से तो सहसंयोजी बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चला गया, चालन बैंड में। इसी समय चालन बैंड से भी इलेक्ट्रॉन वापस से किस में आते रहते हैं, संयोजी बैंड में आते रहते हैं। उसी क्षण समान संख्या में क्या इलेक्ट्रॉन किससे आते हैं बताओ, चालन बैंड से किस में आते हैं, संयोजी बैंड में आकर, चालन बैंड से संयोजी बैंड में आकर जो होल होते हैं, होल से क्या करते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं, पुनर्योजन करते हैं, वापस से इलेक्ट्रॉन और होल मिल जाएंगे तो उससे संयोजी बंध बन जाता है, पुनर्योजन करते हैं, वापस से संयोजी बंध बना दिया भैया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होल के साथ मिलना, इलेक्ट्रॉन का होल के साथ मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, पुनर्योजन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वापस से किससे जुड़ गया, होल से, तो ये क्रिया क्या कहलाती है हमारे पास, पुनर्योजन कहलाती है। देखो एक होता है अर्धचालक में चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड, और एक होता है हमारे पास क्या, संयोजी बैंड होता है यानी वैलेंस बैंड होता है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन होल, जैसे ही सहसंयोजी बंध टूटेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, होल, सहसंयोजी बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या गया, यहाँ गया, तो ये तो हो गया उत्पादन। अब चालन बैंड से वापस से किस में आएगा, सहसंयोजी बैंड में, तो किससे मिलेगा, होल से, वापस से चालन बैंड में से सहसंयोजी बैंड में आएगा, फिर दोबारा किससे मिल जाएगा, होल से, तो दोबारा कौन सा बंध बन जाएगा, सहसंयोजी बंध बन जाएगा। आ गई बात समझ, ये मैंने बताया था जब सहसंयोजी बंध टूटता है ना तभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में जाते हैं, चालन बैंड में, और चालन बैंड से वापस संयोजी बैंड में आएंगे तो सहसंयोजी बंध वापस से बन जाएगा। तो इस तरीके से हम पुनर्योजन की क्रिया को क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पुनर्योजन की क्रिया है ना वो एन टाइप अर्धचालक में हम समझा सकते हैं, किसमें समझा सकते हैं, एन टाइप अर्धचालक में। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, माना तापीय साम्यावस्था में, मतलब ताप चेंज नहीं कर रहे हैं अभी हम, और हम कौन सा अर्धचालक ले रहे हैं, एन अर्धचालक। एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से वैसे ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो माना तापीय साम्यावस्था में हमारे पास कौन सा अर्धचालक है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन अर्धचालक, ठीक है। में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होलों का क्या संख्या घनत्व मैंने आपको बताया था, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन या होलों की क्या होती है, संख्या होती है। तो साम्यावस्था में मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास n0 व होलों की संख्या हमारे पास क्या है, p0 है। मतलब एन अर्धचालक में साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या कितनी मान ली, n0 व p0 है।
अब हम क्या करते हैं, देखो माना टी बराबर टी डैश पर, ये कोई समय है हमारे पास, ठीक है। टी बराबर टी डैश पर अर्धचालक पर हम क्या डालते हैं, अर्धचालक पर प्रकाश आपतित कराते हैं। अर्धचालक पर क्या आपतित कराते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं। मतलब अर्धचालक है उस पर क्या डाला हमने, प्रकाश डाला। जैसे ही प्रकाश डालते हैं ना तो हमारे पास क्या होगा, सहसंयोजी बंध जो होंगे ना वो टूटने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। बहुत ज़्यादा सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो कोई समय t पर हमने अर्धचालक पर क्या किया, प्रकाश आपतित कराया, तो इससे क्या होगा, आपतित कराते हैं और नए इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या घनत्व में, इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या घनत्व में क्या होती है, फिर वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन व होल के संख्या घनत्व। संख्या घनत्व होता क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन या होलों की संख्या। तो हम मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रॉन व होल का जो संख्या घनत्व है ना वो अब कितना हो गया हमारे पास, n बार व p बार है। कितना मान लिया हमने, n बार व p बार है। इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व n बार है, p बार है। पहले साम्य अवस्था थी, ठीक है। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या कितनी कितनी मानी थी मैंने, n0 और p0। अब मैंने इस पर क्या डाला, प्रकाश डाला। बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या टूटे, सहसंयोजी बंध। तो क्या होगा हमारे पास जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या में वृद्धि होगी। तो वो मैंने कितनी मान ली, n बार और p बार मान ली। अब देखो इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखना आप। ये ग्राफ है, ये t इज इक्वल टू क्या है, 0 समय है। कौन सा है, t इज इक्वल टू 0। ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये हम n अर्धचालक में क्या देख रहे हैं, होल की संख्या देख रहे हैं, होल संख्या घनत्व देख रहे हैं। यहाँ जो होल संख्या घनत्व है ना उसकी वैल्यू मान लो साम्य अवस्था में कितनी है, p0 है। इस बिंदु पर t बराबर t डैश पर, यहाँ समय कितना है, ये नीचे वाला अक्ष क्या बता रहा है, समय। मैंने बोला था t बराबर t डैश, t बराबर t डैश पर मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रकाश आपतित करा दिया। अर्धचालक है, t बराबर t डैश पर पहले होलों की संख्या इसमें कितनी है, p0। t बराबर t डैश पर जैसे ही प्रकाश आपतित कराया तो होलों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। होलों की संख्या में क्या हो गई, हमारे पास वृद्धि हो गई। और मैंने ये मान लिया कि t बराबर 0 से पहले यहाँ पर होलों की संख्या जो है ना वो कितनी है, हमारे पास p बार हो गई। वृद्धि होगी या नहीं होगी, ये ऐसे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। इसको कौन व्यक्त कर रहा है, p बार। क्लियर है। अब जैसे ही t बराबर 0 समय हुआ, मैंने इस पर प्रकाश डालना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जैसे ही मैं प्रकाश डालना क्या कर देता हूँ, बंद करता हूँ, तो ये होलों की संख्या जो है ना वापस क्या हो जाती है, घट जाती है। और लास्ट में जाकर ये वापस से कितनी हो जाती है, दोबारा से p0 हो जाती है। कितनी हो जाएगी यहाँ जाके, ये p0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बढ़ रही थी ना, ये तो हमारे पास क्या है, p बार है, वृद्धि हुई है ना। और जो हमारे पास ये होलों की संख्या में कमी हुई है ना, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे।
अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये बात ध्यान रखना। हमने n अर्धचालक लिया है, n अर्धचालक में प्रारंभ में साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या n0 और p0 है। इस पर मैंने क्या किया, प्रकाश आपतित कराया, थोड़ा रटने टाइप है ना, प्रकाश आपतित कराया t बराबर t डैश पर, तो होलों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। t बराबर 0 समय पर मैंने प्रकाश हटा दिया तो वापस होलों की संख्या में, संख्या घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई। इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर होल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी कर सकते हैं। होल संख्या घनत्व में वृद्धि देखते हैं हम, होल संख्या घनत्व में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है हमारे पास। तो देखो यहाँ कितनी थी P0 और यहाँ कितनी हो गई मान लो P बार, तो P बार माइनस में से P बार माइनस क्या कर दिया हमने, P0। इतनी संख्या हमारे पास, इतनी वृद्धि हो गई होलों की संख्या में। ठीक है, अब देखो इसको हम डायग्राम को कैसे समझा सकते हैं, देखो माना, ठीक है, पहले वो वाली कंडीशन में लिख देंगे और फिर वो वाली कंडीशन में भी लिख देंगे हम। वो तो लिख दिया मैंने, t बराबर t डैश पर प्रकाश आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या घनत्व में वृद्धि होती है। t बराबर 0 पर आता हूँ, माना t इज इक्वल टू 0 पर, यानी जब ये समय का मान होगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर जब साम्यावस्था आती है, पहले जैसी अवस्था लाने की कोशिश करते हैं हम, ताप हटा देते हैं और साम्यावस्था आती है t बराबर 0 पर, साम्यावस्था आती है तो t बराबर, साम्यावस्था कब आएगी, t बराबर 0 पर जब क्या हटा लेते हैं हम, प्रकाश हटा लिया जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि t बराबर 0 पर जो अर्धचालक पर प्रकाश डाल रहे थे ना बाहर से, वो हटा लेते हैं हम। जैसे हमने प्रकाश हटा लिया तो ये कौन सी स्थिति होती है, साम्यावस्था की स्थिति होती है। ठीक है, किसकी स्थिति होती है, साम्यावस्था की स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होता है हमारे पास, पुनर्योजन होता है। पुनर्योजन का मतलब होता है हमारे पास जो चालन बैंड है ना, उससे इलेक्ट्रॉन किस में आते जा रहे हैं, संयोजी बैंड में आते जा रहे हैं। ठीक है, किस में आते जा रहे हैं, संयोजी बैंड में आते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास ये होलों की संख्या में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। जब प्रकाश हटा लिया जाता है तो इस स्थिति में पुनर्योजन के कारण जो हमारे पास होल संख्या घनत्व होता है ना, होल संख्या घनत्व में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। होल संख्या घनत्व में कमी कब आएगी, ध्यान रखना कि ये तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होल होते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से ताप देना बंद करा, ताप देना जैसे बंद करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना संयोजी बैंड से चालन बैंड में कम पहुँचते हैं। कहने का मतलब है पुनर्योजन की क्रिया हो गई हमारे पास, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, फिर होल संख्या घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब और ज़्यादा सहसंयोजी बंध नहीं टूटेंगे, ज़्यादा सहसंयोजी बंध नहीं टूटेंगे, जैसे हमने ताप हटा लिया, कमी होती है। ठीक है, और अंत में हमारे पास, और अंत में कौन सी स्थिति आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था, जिसमें हमारे पास जो होल घनत्व था P0 आ जाती है। कौन सी अवस्था आ जाती है, P0, यानी ये अर्धचालक है। फिर सुन लो, प्रारंभ में इसमें होल संख्या घनत्व P0 है। अब इस पर हमने क्या डाला, प्रकाश डाला, सहसंयोजी बंध टूटेंगे, होलों की संख्या में वृद्धि हो गई। फिर इस पे से हमने प्रकाश क्या कर दिया, हटा दिया, सहसंयोजी बंध क्या हो गए, अब कम टूटेंगे, होलों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, और लास्ट में जाके होल कितने हो जाएंगे हमारे पास, P0, यानी कि
पहली वाली स्थिति ही हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकंड होलो के संख्या घनत्व में कमी। प्रति सेकंड होलो के संख्या घनत्व में जो कमी है ना, उसको हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान रखना। हमारे पास पी बार अपॉन क्या, टो पी, यानी कि ये हमारे पास ये है और समय का भाग दे दिया प्रति सेकंड। ये पुनर्योजन समय होता है, पुनर्योजन समय, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये जो पी बार है ना, जब पुनर्योजन हो रहा है, वापस संयोजी बैंड में आ रहे हैं, तो हमारे पास किसकी संख्या में कमी हो रही है, होलो की संख्या घनत्व में कमी हो रही है। इसको हम पी बार अपॉन टो पी से व्यक्त करते हैं। इसी में तो कमी होगी, समय का हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया। प्रति सेकंड होलो की संख्या में कमी होती है जो। इसके बाद अगर हम ताप दे दें तो प्रति सेकंड होलो की संख्या घनत्व में वृद्धि कब होती है, वृद्धि ध्यान रखना जब हम इसको क्या देंगे, ताप देंगे बाहर से अर्धचालक को, तब वृद्धि होगी। उसको हम क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, मान लिया। यानी कि कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको क्या देते हैं, अर्धचालक को ताप देते हैं ना, तो होलो की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मैंने ये मान लिया जो होल है ना, वो मान लिया पी डैश टी। किसी समय होल की संख्या क्या है, पी डैश टी। ये क्या हो रही है, हमारे पास परिवर्तित हो रही है, ठीक है। होलों की संख्या में वृद्धि कितनी है, जी, कमी कितनी है, ये पी बार अपॉन टू। तो कितना परिवर्तन होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जी माइनस पी बार अपॉन टोपी। यानी कि बढ़ रही है वो और जो घट रही है उन दोनों का क्या अंतर क्या कहलाता है, हमारे पास संख्या में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। ये जो पी डैश टी है ना, पी डैश टी पहले हमारे कितनी थी, पी जीरो, और बाद में क्या थी हमारे पास, पी बार। तो हम लिख सकते हैं पी बार माइनस क्या, पी जीरो। पी डैश टी क्या है, किसी समय टी पर होलोस की संख्या घनत्व पी बार माइनस पी जीरो। अब ये हर समय इसकी वैल्यू क्या हो रही है, देखो चेंज हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं पी डैश टी डी अपॉन डी टी, पी डैश टी इज इक्वल टू वृद्धि माइनस कमी, वो निकल आएगा हमारे पास कितना होता है। अगर हम साम्यावस्था की बात करें, साम्यावस्था में परिवर्तन कितना होगा हमारे पास, ज़ीरो होगा। यानी कि डी पी डैश टी अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। साम्यावस्था में हम क्या लिख सकते हैं, परिवर्तन क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो होगा। अगर साम्यावस्था में परिवर्तन हमारे पास ज़ीरो होगा तो उस स्थिति में ये डी पी डैश अपॉन डी टी को हमने क्या लिख दिया, ज़ीरो बराबर से ये क्या आएगा, जी माइनस साम्यावस्था में संख्या पी बार नहीं होती है, क्या होती है, पी जीरो अपॉन क्या, टोपी। और यहाँ से जी का मान क्या आएगा, पी जीरो अपॉन टोपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पी जीरो अपॉन टोपी। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो क्या बनेगा, डी पी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू पी जीरो अपॉन क्या, टोपी, और माइनस पी बार अपॉन टोपी। तो डी पी डैश टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया टोपी, और मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो पी बार माइनस क्या बन जाएगा, पी जीरो बन जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है हमने पुनर्योजन को, कर दिया व्यक्त। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पी बार माइनस पी जीरो का अंतर क्या है, किसी समय टी पर होलों की संख्या है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
डी पी डैश टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और ये आएगा हमारे पास माइनस पी डैश माइनस पी ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं हम, पी डैश टी अपॉन, और नीचे क्या है हमारे पास, टोपी है। टोपी यहाँ पर पुनर्योजन समय कहलाता है। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब इतना बन जाएगा ना हमारे पास, तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर नेगेटिव साइन जो है ना हमारे पास, वो ये शो करता है कि होल में हमारे पास क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेगेटिव साइन जो होता है वो ये बताता है होल में कमी हो रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो समाकलन करो, मान लो 0 से t तक, प्रारंभ में 0 से कहाँ तक, t समय तक, डी पी डैश टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ भी 1 अपॉन टोपी तो इधर ले लिया, 0 से t पी डैश टी। इसका मतलब होगा प्रारंभ में होलों की संख्या और t समय में होलों की संख्या। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब देखो इतना हो जाएगा, तो इसका जो समाकलन करेंगे ना, उसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। पहले रीअरेंज ऐसे कर लो, 0 से t, ये p डैश t है, इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा, देखो फिर समाकलन कर देंगे। ये डी पी डैश टी है ना, डी पी डैश टी, इसके नीचे तो हम ले आते हैं p डैश टी, और ये है -1 अपॉन टोपी, और क्या, डी टी। अब करो इसका समाकलन, देखो 0 से t डी पी डैश टी अपॉन पी डैश टी, और ये बनेगा -1 अपॉन टोपी इंटीग्रेशन डी टी 0 से t। अब देखो इसका करोगे 1 अपॉन पी डैश टी डी पी डैश, इसका क्या होता है, log e क्या, पी डैश टी, और लिमिट क्या, 0 से t तक, और -1 अपॉन टोपी इंटू क्या आएगा, t आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। इसमें रखते हैं हम log e पी डैश टी माइनस log e, फिर t की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस t अपॉन टोपी, और ये log a माइनस b का गुणधर्म है, log p डैश t अपॉन log, इसमें रखोगे तो p डैश 0 इज इक्वल टू माइनस t अपॉन क्या, टोपी बन जाएगा। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बन रहा है ना ये। अब देखो आगे कैसे सोल्व करते हैं इसको, इतना बना लोगे। अब p डैश टी अपॉन p डैश 0 इज इक्वल टू, लॉग हटाएंगे ये e की पावर में जाएगा, e की पावर माइनस टी अपॉन क्या, टोपी। तो p डैश टी जो होएगा ना हमारे पास, वो किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, p डैश टी किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, p डैश 0 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टोपी के इक्वल लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, वो ये बता रही है हमारे पास कि जब t इज इक्वल टू 0 था, तब हमारे पास होल इतने थे, और उसके बाद जो e की पावर माइनस टी अपॉन टोपी है, वो ये बता रहा है कि होल की संख्या में कमी हो रही है। किसी समय t पर होल की संख्या कितनी है, p डैश t है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक में ये होलों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, जब पुनर्योजन की क्रिया हो रही हो। तो ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, थोड़ा रटने टाइप है। बाकी जितने भी थे टॉपिक पहले, जो भी इम्पोर्टेंट थे और जो रटने टाइप नहीं थे, समझने वाले थे, है ना, अधिकतर वो मैंने सारे आपको करा दिए। नेक्स्ट क्लास से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।